नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान की इस धरा पर। ये जो क्लास स्टार्ट की गई है द मोम क्लासेस में, और जिस प्रकार से ये निरंतर कक्षाएं चल रही है। पिछले वीडियो में हमने इतिहास के बारे में, सबसे पहले इतिहास के बारे में जाना, उसके बाद इतिहास की जानकारी के जो स्रोत हैं उनके बारे में जाना, शिलालेख किसे कहते हैं उनके बारे में जाना, और प्रमुख जो शिलालेख हैं आज उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले बात करें दोस्तों, शिलालेख का क्या अर्थ है। अगर वीडियो आपको वास्तव में अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। शिलालेख या फिर अभिलेख पत्थर की शिलाओं, दीवारों, स्तंभों आदि पर किसी प्रकार की जानकर लिखी हुई मिलती है तो उन्हें शिलालेख कहते हैं दोस्तों। शिलालेख पर किसी शासक की उपलब्धियों और यशोगान मिलता है, यानी किस प्रकार का यश उस समय में उस व्यक्ति का रहा था। जिस प्रकार हम महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों, ये जो होती है यशोगान, उसे प्रशस्ति कहते हैं। भारत में पहली बार शिलालेख के बारे में अध्ययन करें दोस्तों, तो भारत में पहली बार शिलालेख ईरानी राजा दारा प्रथम की प्रेरणा से महान मौर्य शासक अशोक ने लगाए थे। तो किसकी प्रेरणा से? तो ईरानी शासक था दारा प्रथम, और इसकी प्रेरणा से मौर्य शासक थे अशोक। उनके द्वारा अशोक के शिलालेख एकाश्म थे। अभिलेखों का अध्ययन एपियोग्राफी कहलाता है, जो कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। भारत में संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख सक्शासन रुद्रदामन गुजरात से जूनागढ़ अभिलेख मिलता है दोस्तों। अशोक के शिलालेखों में 4 लिपियां थी, ब्राह्मी थी, ख्रोष्टी थी, अरेमाइक थी, यूनानी थी, और राजस्थान के शिलालेखों में संस्कृत के साथ राजस्थानी भाषा भी मिलती है दोस्तों। नेक्स्ट बात करें तो राजस्थान के जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शिलालेख हैं उनके बारे में अध्ययन करें तो सबसे पहला है बुचकुला का शिलालेख दोस्तों। बुचकुला का जो शिलालेख है इसको आप कॉम्बिनेशन मेथड से भी याद कर सकते हैं। बै से बन गया बुचकुला और बै से बन गया दोस्तों बिलाड़ा। बिलाड़ा जोधपुर से प्राप्त हुआ है, जो कि 815 ईस्वी का है। यह लेखक प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय का है। तो नागभट्ट द्वितीय है, यह प्रतिहार शासक है, और इस लेख की भाषा संस्कृत है। और लिपि पूछी जाए तो उत्तरी भारतीय लिपि है दोस्तों। उत्तर भारतीय लिपि में लिखा गया है ये बुचकुला का शिलालेख, जो कि बिलाड़ा जोधपुर से प्राप्त हुआ है। 815 ईस्वी का है। यह लेख जो है ये प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय का है। इस लेख में भाषा संस्कृत है और लिपि पूछी जाए तो उत्तर भारतीय लिपि है दोस्तों। गटियाला का शिलालेख, गटियाला का शिलालेख जोधपुर से 861 ईस्वी का प्राप्त हुआ है और संस्कृत भाषा में लिखा गया है। यह शिलालेख एक जैन मंदिर के पास प्राप्त हुआ है, और ये जो जैन मंदिर है जिसे कहा जाता है माता का साल दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों ही टॉपिक, और इसमें हम हिस्ट्री के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हैं दोस्तों। राजस्थान में पहली बार सती प्रथा की जानकारी यही शिलालेख देता है दोस्तों। इस शिलालेख के बारे में हमने अध्ययन किया, जो कि सबसे पहले सती प्रथा के बारे में हमें जानकारी देता है। सबसे पहले पूछा जाए दोस्तों कि सती प्रथा का शिला जो लेख है वो कौन सा है, तो वो गटियाला का शिलालेख है, जो कि जोधपुर से प्राप्त हुआ है। और ये सबसे पहले सती प्रथा की जानकारी हमें प्रदान करता है। और यहाँ पर जो शिलालेख है इसके अनुसार राणुका की पत्नी थी संपल देवी। संपल देवी यहाँ पर सती हुई थी, और ये किन की पत्नी थी? राणुका की पत्नी थी। शिलालेख में कुक प्रतिहार की जानकारी मिलती है। इस शिलालेख का लेखक जो है ये मग तथा उत्कीर्णकर्ता और कृष्णेश्वर थे। कौन थे दोस्तों? इसके जो लेखक थे वो मग थे, तथा उत्कीर्णकर्ता पूछा जाए तो कृष्णेश्वर थे। ये जो गटियाला का शिलालेख जिसके बारे में हमने देखा कि सबसे पहले सती प्रथा की जानकारी हमें मिलती है। आदिवराह का मंदिर लेख, ये जो आदिवराह का मंदिर लेख है ये 944 ईस्वी का है। आ से बन गया आदि, आदि से बन गया आहड़ सभ्यता। आहड़ जो क्षेत्र पड़ता है उदयपुर, यहाँ से प्राप्त हुआ है आदिवराह का लेख, और ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया दोस्तों। लेखक मेवाड़ के शासक प्रतिहार द्वितीय की जानकारी ये देता है। तो ये जो आदिवराह का मंदिर का लेख है ये आहड़ उदयपुर से प्राप्त हुआ है, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। और ये जो लेख है ये मेवाड़ शासक भृतहरि प्रतिहार जो द्वितीय है इनके शासक के बारे में जानकारी देता है। प्रतापगढ़ का शिलालेख, अग्रवाल की बावड़ी है प्रतापगढ़ में, और 946 ईस्वी का ये शिलालेख डॉक्टर ओझा को प्राप्त हुआ है। इसको अजमेर संग्रहालय में रखा गया है दोस्तों। प्रतापगढ़ जो शिलालेख है वो कहाँ पर रखा गया है, तो ये अजमेर संग्रहालय में रखवाया गया। वर्तमान में किसको प्राप्त हुआ, तो डॉक्टर हीराचंद ओझा को प्राप्त हुआ, जो कि सिरोही गांव के निवासी थे। इस शिलालेख की सबसे बड़ी विशेषता यह है दोस्तों कि
इस शिलालेख में संस्कृत भाषा के साथ कुछ प्रचलित देसी भाषाओं का भी उल्लेख हुआ है। प्रत्यार वंश के शासकों की नामावली भी इसी शिलालेख में है। तो सीधा सा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि प्रत्यार शासक की जो नामावली है, यानी किस प्रकार शासकों का क्रम रहा, वो कहाँ से प्राप्त होता है। तो प्रतापगढ़ के शिलालेख से, जो कि अजमेर संग्रहालय में रखा गया है, डॉक्टर ओझा को ये प्राप्त हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट बात करें, अगला है कि यह शिलालेख 10वीं जो सदी है इसकी धार्मिक जीवन के बारे में बताता है, गांवों की सीमा आदि पर प्रकाश डालता है। यह शिलालेख प्रत्यार शासक महेंद्र देव की जानकारी भी देता है दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट यही शिलालेख रहेगा। इसी के साथ नेक्स्ट बात करें, अगली जो प्रशस्ति है उसके बारे में अध्ययन करें तो सारणेश्वर या फिर सांडनाथ जो प्रशस्ति है, जो कि आहड़ उदयपुर से प्राप्त हुई है दोस्तों। अब पूछा जाए कि ये कब की है, तो इसके बारे में अध्ययन करें तो ये 953 ईस्वी की है। इस प्रशस्ति की जो भाषा है वो संस्कृत है और लिपि पूछा जाए दोस्तों तो देवनागरी लिपि है। कायस्थपाल व वेलाक है कौन, ये जो देवनागरी लिपि है इसके साथ कायस्थपाल व वेलाक इस परिस्थिति के बारे में लिखते हैं। और इस प्रशस्ति में गुहिल वंश के शासक जो है अल्लट की बारे जानकारी मिलती है, जो कि अल्लट जो है ये राजस्थान के प्रथम शासक थे जिन्होंने विदेशी विवाह किया था। अल्लट जिन्हें हम आलू रावल कहते हैं, आलू रावल की उपाधि से अल्लट को कहा जाता है दोस्तों। और इनके बारे में जानकारी मिलती है इस लेख से। ओसिया का लेख जोधपुर से प्राप्त हुआ है, 956 ईस्वी का है। और लेख में मान सिंह को भूमि का स्वामी तथा वत्सराज को रिपुओं यानी शत्रुओं का दमन करने वाला कहा गया है दोस्तों। किस अभिलेख में या फिर किस लेख में शत्रुओं का दमन करने वाला या फिर बात करें तो भूमि का स्वामी मान सिंह को कहा गया है, तो वो ओसिया का जो लेख है जो कि जोधपुर से 956 ईस्वी का प्राप्त हुआ है दोस्तों। यह जो शिलालेख है इसकी वर्ण विशेषता की जानकारी देता है। इस शिलालेख के अनुसार समाज में कुल 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। और सबसे इंपॉर्टेंट इस शिलालेख से ये बात जानकारी मिलती है दोस्तों कि इस शिलालेख के अनुसार समाज को 4 वर्णों में बांटा गया है। आप अगर आरएएस की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप निश्चित तौर पर इन वीडियो को निरंतर देखें, आपको किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन डाउट के अनुसार नहीं मिलेगा। ब्राह्मण के बारे में, क्षत्रिय के बारे में और वैश्य के बारे में और शूद्र की जो जानकारी मिलती है वो हमने देखा ओसिया के शिलालेख से मिलती है दोस्तों। विशेष तथ्यों के बारे में अध्ययन करें तो वर्ण व्यवस्था की पहली बार जानकारी देता है। इसी के साथ ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से मिलती है। ऋग्वेद में 10 मंडल है तो 1028 सूक्त है। इसी के साथ ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है दोस्तों उसके बारे में आप विशेष पढ़ें। जो गायत्री जो मंत्र है वो 10वें मंडल का तीसरा जो मंडल है ऋग्वेद का, उसके बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट बात करें तो चित्तौड़ का लेख 971 ईस्वी का है। इस शिलालेख की एक प्रतिलिपि अहमदाबाद में भारतीय मंदिर में संग्रहित है। इस शिलालेख में स्त्रियों को देवालय में प्रवेश से निषेध बताया गया है दोस्तों। जो चित्तौड़ का लेख है जो कि चित्तौड़ से प्राप्त हुआ है, इस शिलालेख के बारे में महत्वपूर्ण ये बात है कि स्त्रियां जो है देवालय यानी जो बात करें देवों का जो स्थान होता है जिन्हें हम मंदिर कहते हैं उनमें प्रवेश निषेध बताया गया दोस्तों। नाथ प्रशस्ति के बारे में अध्ययन करें तो एकलिंग जी कहाँ पर स्थित है दोस्तों, कैलाशपुरी में। और कैलाशपुरी पड़ता है दोस्तों उदयपुर में। ये 971 ईस्वी से प्राप्त हुई है। इसकी भाषा संस्कृत है और लिपि पूछा जाए तो देवनागरी है। इस प्रशस्ति में मेवाड़ की राजनीतिक सांस्कृतिक इतिहास जो है इसके अच्छे से वर्णन मिलता है। तो यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन गया दोस्तों कि राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी देने वाला जो लेख है उसके बारे में बताया जाए तो वो रहेगा दोस्तों नाथ प्रशस्ति। राजनीतिक इसी के साथ बात करें तो सांस्कृतिक के साथ साथ ये इतिहास की संपूर्ण जानकारी देता है। तो राजनीतिक और सांस्कृतिक जानकारी जो देता है वो रहेगा, हमने देखा नाथ प्रशस्ति। हर्षनाथ प्रशस्ति पूछा जाए तो हर्षनाथ की जो हर्ष की पहाड़ियाँ हैं वो पड़ती है सिक्कर में। अब हर्षनाथ के बारे में अध्ययन करें तो हर्षनाथ की जो प्रशस्ति है रेवासा सिक्कर से 973 ईस्वी की प्राप्त हुई है। प्रशस्ति में चौहान वंश के शासक विग्रराज के समय की है। इस प्रशस्ति के अनुसार हर्ष का जो मंदिर है इसका निर्माण विग्रराज के सामंत अल्लट ने करवाया था। इस प्रशस्ति में वागड़ के लिए वारगढ़ शब्द का प्रयोग हुआ है दोस्तों। तो हमने देखा कि जो हर्षनाथ की जो प्रशस्ति है इसी के साथ बात करें तो नेक्स्ट रहेगी काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों
हस्तिकुंडी शिलालेख जो कि सिरोही से 996 ईस्वी का प्राप्त हुआ है। यह शिलालेख वर्तमान में अजमेर संग्रहालय में सुरक्षित है। इस शिलालेख में संस्कृत भाषा में सूर्याचार्य शब्द का प्रयोग हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट बात करें तो अर्थुणा प्रशस्ति मंडलेश्वर मंदिर जो कि बांसवाड़ा में पड़ता है, वहां से अर्थुणा प्रशस्ति प्राप्त हुई है जो कि 1079 ईस्वी की है। इस प्रशस्ति के अनुसार ये जो है इस प्रशस्ति में रचना विजय ने की है, तो विजय के द्वारा रचना की गई इस प्रशस्ति की। इस प्रशस्ति में बागड़ के परमार, मालव के परमार वसी, वाकपति राज के दूसरे पुत्र डंवर के वंशज थे। इसी के साथ बात करें तो इसमें अधिकार में बांगड़ तथा छप्पन का प्रदेश था। तो ये जो जानकारी है काफ़ी इंपॉर्टेंट मिलती है दोस्तों कि ये जो वाकपति राज थे ये डंवर जो थे इसके वंशज थे, और बागड़ और छप्पन का जो मैदान है वो इन्हीं के क्षेत्र में था। जालोर का जो लेख है ये 1018 ईस्वी का है। इस शिलालेख के अनुसार परमारों की उत्पत्ति वशिष्ठ मुनि के यज्ञ से हुई है तथा परमार की जालोर शाखा की प्रवर्तक वाकपति राज को बताया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों कि इससे पूछा जा सकता है कि वशिष्ठ मुनि के यज्ञ से किन की प्राप्ति हुई है, तो परमारों की प्राप्ति हुई है। ऐसा कौन बताता है, तो ऐसा जालोर का लेख बताता है। इसी के साथ जालोर जो शाखा थी ये जो प्रवर्तक थे ये वाकपति राज को बताया गया है। तो ये जालोर लेख में नाडोल का शिलालेख जो कि पाली से 1141 ईस्वी का प्राप्त हुआ है। नाडोल जो कि सोमेश्वर मंदिर का है, नाडोल शिलालेख जो कि सोमेश्वर मंदिर का है, यह शिलालेख तत्कालीन राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख करता है। तो नाडोल का शिलालेख काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा जो कि सोमेश्वर के मंदिर से प्राप्त हुआ है। इसी के साथ बात करें तो घाणेराव का शिलालेख पाली से 1156 ईस्वी का घाणेराव का शिलालेख प्राप्त हुआ है। इस शिलालेख में 12वीं सदी की राजस्थान की स्थिति को दर्शाया गया दोस्तों। बडली का शिलालेख अजमेर से प्राप्त हुआ है जो कि 443 ईसा पूर्व का है। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन तथा भारत का प्रियवा शिलालेख के बाद दूसरा सबसे प्राचीन शिलालेख है। प्रियवा शिलालेख भारत का सबसे प्राचीन, तो ये रहेगा भारत का दूसरा सबसे प्राचीन शिलालेख बडली का शिलालेख जो कि 443 ईसा पूर्व का है दोस्तों। गोसुंडी का शिलालेख नगरी चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है। गोसुंडी का शिलालेख 2री शताब्दी ईसा पूर्व का है। इसमें ब्राह्मी लिपि और संस्कृत दोनों भाषाओं में प्रयोग किया गया है। इसका एक टुकड़ा उदयपुर संग्रहालय में रखा गया है। गोसुंडी का शिलालेख जो कि नगरी चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है। राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय की सबसे प्राचीन शिलालेख यही है जो कि जानकारी देता है। वैष्णव संप्रदाय जिसे हम हिंदू संप्रदाय भी कहते हैं, इसकी सबसे प्राचीन जानकारी हमने देखा। इसी के साथ शिलालेख के सर्वप्रथम D.R. भंडारकर के द्वारा पढ़ा गया था दोस्तों ये जो शिलालेख है। नानसा यूप स्तंभ लेख नानसा गांव भीलवाड़ा से 225 ईस्वी का यह शिलालेख, इसकी रचना विक्रम संवत 282 चैत्र पूर्णिमा को सोम ने की थी। तो ये जो नानसा यूप शिलालेख है इसकी स्थापना और रचना है वो सोम के द्वारा की गई। इस स्तंभ की लेख उत्तरी भारत में प्रचलित पौराणिक जो यज्ञ है उनके बारे में जानकारी मिलती है। बरनाला यूप स्तंभ का जो लेख है ये बरनाला जयपुर से प्राप्त हुआ है, 227 ईस्वी का है। इस स्तंभ लेख को वर्तमान में आमेर संग्रहालय में रखा गया है दोस्तों। नेक्स्ट बात करें, अगला रहेगा बड़ुआ स्तंभ लेख। बड़ुआ कोटा से 239 ईस्वी का लेख प्राप्त हुआ है। इस स्तंभ लेख से तिरात्रा यज्ञों के अपतोताम जो यज्ञ है उनका उल्लेख मिलता है। अपतोताम यज्ञ अतिरात होता था तथा एक दिन चलने के पश्चात दूसरे दिन तक भी चलता था। बड़ुआ स्तंभ लेख जो है ये वैष्णव धर्म एवं यज्ञ महिमा का द्योतक है दोस्तों। बीजपुरिया का लेख बीजपुरिया उनियारा टोंक से प्राप्त हुआ है। इस लेख में यज्ञ अनुष्ठान के बारे में जानकारी मिलती है। विजयगढ़ स्तंभ लेख भरतपुर से 371 ईस्वी का ये लेख प्राप्त हुआ है। स्तंभ लेख से राजा विष्णुवर्धन के पुत्र यशोवर्धन द्वारा किए गए पुंडरिक यज्ञ की जानकारी विजयगढ़ स्तंभ लेख से मिलती है जो कि भरतपुर से प्राप्त हुआ है दोस्तों। 371 ईस्वी का ये लेख
सबसे इंपॉर्टेंट लगाइए नगरी शिलालेख, चित्तौड़गढ़ से 424 ईस्वी का ये लेख प्राप्त हुआ है। यह शिलालेख वर्तमान अजमेर संग्रहालय में रखा गया है। यह शिलालेख नगरी का संबंध विष्णु की पूजा से बताता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करें तो चित्तौड़ का दूसरे खंड का जो लेख है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग से 532 ईस्वी का मिला है। यह शिलालेख 6ठी शताब्दी में प्रारंभ मंदसौर के शासक चित्तौड़ पर अधिकार के संबंध की जानकारी देता है दोस्तों। बसंतगढ़ का शिलालेख सिरोही से 625 ईस्वी का राजा वर्मलात के समय यह लेख सामंत प्रथा की जानकारी देता है। तो यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ ये क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि सामंत प्रथा की जानकारी कौन सा शिलालेख देता है? बसंतगढ़ का शिलालेख जो कि सिरोही से प्राप्त हुआ है दोस्तों। सामोली का शिलालेख काफी इंपॉर्टेंट, सामोली का शिलालेख बोमट उदयपुर से प्राप्त हुआ है। यह शिलालेख गुइल वंश के शासक शिलादित्य के समय का है तथा यह शिलालेख शिलादित्य के समय की आर्थिक व राजनीतिक जानकारी देता है। नेक्स्ट बात करें तो डॉक्टर ओझा ने इसको अजमेर संग्रहालय में रखा है। और इस शिलालेख के बारे में अध्ययन करें तो भाषा संस्कृत है और लिपि कुटिल लिपि है। गुहिलादित्य के समय इस शिलालेख में लिखा गया है कि वह शत्रुओं को जीतने वाला, देव ब्राह्मण और गुरुजनों को आनंद देने वाला, और इसी के साथ कुल रूपी आकाश का चंद्रमा राजा शिलादित्य की पृथ्वी पर विजय हो रहा है। नेक्स्ट, इस लेख के अनुसार इस समय जावर में तांबे व जस्ते की खानों का काम शुरू हुआ था। जेतक मेहतर ने अरण्यवासिनी देवी का मंदिर बनवाया था, जिसे जावर माता का मंदिर भी कहते हैं दोस्तों। तो किसने? जेतक मेहतर ने अरण्यवासिनी का मंदिर बनाया, वर्तमान में इसे जावर माता के नाम से पुकारते हैं दोस्तों। अपराजिता का शिलालेख काफी इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, लेख नागदा उदयपुर से प्राप्त हुआ है। डॉक्टर ओझा ने इस शिलालेख को कुंडलेश्वर मंदिर में मिला है, जिसके अनुसार उदयपुर में बात करें तो विक्टोरिया हॉल के संग्रहालय में रखा गया दोस्तों इस शिलालेख को। इस शिलालेख के बारे में अध्ययन करें तो अपराजित ने वराह सिंह जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को परास्त करके उसे अपना सेनापति बनाया था दोस्तों। मानमोरी का शिलालेख, और सबसे इंपॉर्टेंट ये रहेगा दोस्तों, पुठोली चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है। यह शिलालेख टोड को पुठोली में स्थित मानसरोवर झील के पास से टोड ने इस शिलालेख को इंग्लैंड ले जाते समय भारी होने के कारण इसे समुद्र में फेंक दिया था, जो कि मानमोरी का शिलालेख है। इस शिलालेख में अमृत मंथन का उल्लेख है। इस शिलालेख में 4 राजाओं का उल्लेख, महेश्वर, भीम, भोज तथा मान के बारे में जानकारी मिलती है। संगर घाट का शिलालेख गंभीरी नदी के पास चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है और ये 713 ईस्वी का है। ये शिलालेख चित्तौड़ में सूर्य मंदिर का उल्लेख करता है। शंकर घटा का जो शिलालेख है ये चित्तौड़ में किस मंदिर के बारे में जानकारी बताता है दोस्तों? तो वो सूर्य मंदिर के बारे में जानकारी बताता है। कणस्वा का लेख कणस्वा कोटा से प्राप्त हुआ है, 738 ईस्वी का है। शिलालेख में मौर्य वंशी राजा धवल का उल्लेख मिलता है कणस्वा शिलालेख से। चाकसू की प्रशस्ति चाकसू जो जयपुर से प्राप्त हुआ है, 813 ईस्वी का यह लेख है। इस शिलालेख में चाकसू में गुहिल वंशीय राजाओं तथा उनकी विजयों का उल्लेख मिलता है दोस्तों। अगला काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, किराड़ू का शिलालेख बाड़मेर से 1161 ईस्वी का है और परमार शासकों के वंश अनुक्रम की जानकारी ये शिलालेख देता है। संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। शिलालेख में परमार जो शासक है इनकी उत्पत्ति माउंट आबू के वशिष्ठ मुनि के यज्ञ से बताई गई है। इस वजह से ये जो शिलालेख है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। कौन सा शिलालेख? हमने देखा किराड़ू का जो शिलालेख है ये बताता है कि जो परमार है उनकी जो उत्पत्ति है ये वशिष्ठ मुनि के यज्ञ से होती है। बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा से प्राप्त हुआ है और काफ़ी ज़्यादा मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट बिजोलिया शिलालेख से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। भीलवाड़ा 1170 ईस्वी में ये प्राप्त हुआ है। बिजोलिया के पार्श्वनाथ मंदिर से ये लगा हुआ शिलालेख मूलतः दिगंबर शिलालेख है दोस्तों। जो जैन जो धर्म होते हैं इनके जो पार्ट होते हैं दो, श्वेतांबर और दिगंबर शिलालेख कहा जाता है बिजोलिया शिलालेख को। इस शिलालेख में सांबर अजमेर के चौहान वंश की जानकारी मिलती है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहान वंश की उत्पत्ति वत्स गोत्सर ब्राह्मण से हुई है दोस्तों। वत्स गोत्सर जो ब्राह्मण है इनकी उत्पत्ति हुई है कहाँ से? चौहानों की। इस शिलालेख के में ऊपरमाल के पठार में उत्तमाद्री कहा गया है। ऊपरमाल का जो पठार है उसे क्या कहा गया दोस्तों? उत्तमाद्री कहा गया है। नेक्स्ट बात करें तो इस लेख का जो लेखक है वो गुणभद्र है और
वह कायस्थ है, लेकिन इसको पत्थर पर उत्कीर्ण करवाया था गोविंद ने। उत्कीर्ण किसने किया था? गोविंद ने। इस शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण चौहान वंश के शासक वासुदेव ने कराया था। दोस्तों यही रहता है मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट। हमने वत्स गोत्सर ब्राह्मण के बारे में अध्ययन किया, तो इसी के साथ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सांबर झील का निर्माण किसने करवाया? तो चौहान वंश के जो संस्थापक थे वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया, जो कि बिजोलिया शिलालेख बताता है हमें। लोणसाई प्रशस्ति देलवाड़ा सिरोही से प्राप्त हुई है, 1230 ईस्वी की है और संस्कृत भाषा में अंकित है। इस शिलालेख में आबू परमार शासकों तथा वास्तुपाल और तेजपाल का वर्णन मिलता है। यह लेख तेजपाल ने देलवाड़ा गांव में लुवणसाई नामक स्थान पर नेमिनाथ का मंदिर व अपनी पत्नी अनुपमा देवी की श्रेय के लिए बनवाया था, जो कि इस लेख से हमें इस प्रशस्ति से जानकारी मिलती है। आबू के शासक धारावर्ष का वर्णन इसी शिलालेख से मिलता है। इसकी रचना सोमेश्वर ने की थी, जबकि इसका उत्कीर्ण पूछा जाए तो चंडेश्वर ने करवाया था। दोस्तों सुंडा पर्वत का शिलालेख जसवंतपुरा जालोर से प्राप्त हुआ है, 1262 ईस्वी का है। ये लेख संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसकी लिपि पूछी जाए तो देवनागरी लिपि है दोस्तों, जो कि सुंडा पर्वत का शिलालेख है। इसी के साथ बात करें तो इसके गुरुओं व पिताओं के नाम की उत्कीर्ण होता है। इस शिलालेख में चौंचिंग देव चौहान के बारे में जानकारी मिलती है। चौंचिंग देव चौहान के बारे में जानकारी मिलती है। और नेक्स्ट बात करें तो गंभीरी का पुल शिलालेख चित्तौड़गढ़ से 1262 ईस्वी का। इस शिलालेख में खिज्र खां ने करवाया था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो खिज्र खां है ये अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था, और जब अलाउद्दीन खिलजी है जो जीत लेता है इस क्षेत्र को, तब इस शिलालेख के बारे में जानकारी मिलती है। चिरवा का शिलालेख उदयपुर से प्राप्त हुआ है, 1273 ईस्वी का है। यह लेख गुहिल वंश शासक जेत्र सिंह, तेज सिंह, समर सिंह आदि शासकों के बारे में जानकारी देता है, जो कि चिरवा का शिलालेख है। इस शिलालेख में टांटेंट जाति ने तलवार रक्षों के बारे में जानकारी मिलती है, जो कि नग्गर सज्जन व्यक्ति की रक्षा तथा दुष्ट व्यक्ति को दंड देते थे। नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो बिट्ठू का शिलालेख पाली से प्राप्त हुआ है, 1273 ईस्वी का ये लेख रहेगा। रसिया की छत्री लेख चित्तौड़गढ़ दुर्ग से 1274 ईस्वी में प्राप्त हुआ है। इस शिलालेख में गुहिल वंश व मेवाड़ की स्थिति व उपज पक्षियों की वृक्षावली आदि के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों। नेक्स्ट अगला रहेगा अंचलेश्वर लेख, जो कि सिरोही से प्राप्त हुआ है और ये पद्मई संस्कृत भाषा में रचित है। यह शिलालेख गुहिल वंश के शासक बप्पा से लेकर समर सिंह की वंशावली के बारे में जानकारी देता है। अंचलेश्वर लेख जो कि हम देखते हैं सिरोही से प्राप्त हुआ है। इस शिलालेख में मेदपाट का वर्णन करते हैं, लिखा गया है कि बप्पा द्वारा यहाँ दुर्जनों का संहार हुआ तथा उनकी चर्बी से यहाँ की भूमि गीली हो गई, इसे मेदपाट कहा गया। तो ये रहेगा मेदपाट का अर्थ। मेदपाट के अर्थ के बारे में लिखा गया है कि यहाँ की जो भूमि थी उसको बप्पा रावल द्वारा दुर्जनों के संहार करके चर्बी से इस क्षेत्र को मेदपाट कर दिया था। चित्तौड़गढ़ के जैन कीर्ति स्तंभ की 3 लेख है। चित्तौड़गढ़ 13वीं सदी का ये जो लेख है, इन अभिलेखों के स्थापनाकर्ता जो है वो जीजा है। जावर की प्रशस्ति जावर उदयपुर में पड़ता है और यहाँ से 1421 ईस्वी का लेख। इस प्रशस्ति में उस समय की संयुक्त परिवार प्रथा के प्रचलन, धार्मिक कार्यों के संपूर्ण परिवार के सम्मिलित होना और शिक्षा की स्थिति के बारे में जानकारी देता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जावर की प्रशस्ति संयुक्त परिवार की जानकारी और धार्मिक कार्यों में संपूर्ण परिवार का होना और शिक्षा की स्थिति को दर्शाता है। जावर की जो प्रशस्ति है। माचेड़ी का शिलालेख माचेड़ी अलवर से प्राप्त हुआ है, माचेड़ी की बावड़ी अलवर से। इस शिलालेख में पहली बार बड़ गुर्जर शब्द का प्रयोग हुआ है दोस्तों। श्रृंगी ऋषि का शिलालेख ये भी लगा सकते हैं आप, मोस्ट इंपोर्टेंट, कैलाशपुरी उदयपुर से प्राप्त हुआ है। इस शिलालेख की रचना कवि राणा व जो राजवाणी विलास ने की थी। इसी के साथ ये जो लेख है ये मोक्कल के समय का है, जिसने अपनी पत्नी गौरंबिका की मुक्ति के लिए श्रृंग ऋषि के पवित्र स्थान पर एक कुंड बनाकर। तो दोस्तों बात की हमने श्रृंग ऋषि का जो लेख है उसके बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि जो मोक्कल है जो कि महाराणा कुंभा के पिता हैं, उनकी जो पत्नी है गौरंबिका, उसकी मुक्ति के लिए श्रृंग ऋषि के पवित्र स्थान पर एक कुंड बनाकर उसकी प्रतिष्ठा स्थापित करवाई थी। यह शिलालेख गुहिल वंश की शासक हमीर क्षेत्र सिंह मोक्कल का उल्लेख करता है। इस शिलालेख में हुआ है कि राणा लाखा ने
त्रिस्थली यानी काशी, प्रयाग, गया जाने वाले हिंदुओं के लिए जाने वाले करों को हटाकर वहां पर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। तो किस शिलालेख से प्राप्त होता है कि राणा लाखा ने त्रिस्थली काशी, प्रयाग और गया जाने वाले हिंदुओं के लिए कर, जो सभी कर लगते थे उनको हटाकर वहां पर शिव मंदिर का निर्माण करवाता है, जो कि हमने देखा श्रृंग ऋषि का लेख। समाधेश्वर शिलालेख चित्तौड़गढ़ से 1428 ईस्वी का गोइल वंश की धर्म स्थापना के बारे में जानकारी देता है। इस शिलालेख में रचना जो पूछी जाए तो वो एकनाथ ने की थी। इस लेख में हमीर का वर्णन करते हुए लिखा गया है कि उसकी तुलना कामदेव, विष्णु, अच्युत्य, शंकर तथा कर्ण से की गई है। देलवाड़ा का शिलालेख सिरोही से प्राप्त हुआ है। मेवाड़ी भाषा में लिखी गई लिखित शिलालेख में टंक नामक मुद्रा का स्थानीय करों का उल्लेख करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि ये जो लेख है ये मेवाड़ी भाषा में लिखा गया है। टंक नामक, और ये जो टंक नामक मुद्रा थी और स्थानीय जो कर थे उनके बारे में उल्लेख करता है देलवाड़ा का शिलालेख। नागदा का शिलालेख उदयपुर से 1437 ईस्वी का प्राप्त हुआ है, और ये वही 1437 ईस्वी में है जब महाराणा कुंभा ने सारंगपुर का युद्ध लड़ा था और उसके विजय उपलक्ष्य में विजय स्तंभ बनाया था। बहुविवाह, संयुक्त परिवार जैसी प्रथाओं का उल्लेख करता है नागदा का शिलालेख। इसी के साथ बात करें तो रणकपुर प्रशस्ति जो कि पाली से प्राप्त हुई है 1439 ईस्वी के है। इस प्रशस्ति में बप्पा राहुल से कुंभा तक के शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। सेठ धरणक शाह तथा उनके शिल्पी देपाक का नाम भी इस प्रशस्ति में देखने को मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करें तो ये जो प्रशस्ति है इसके बारे में अध्ययन करें तो चौमुखा जैन मंदिर में लगी इस प्रशस्ति की भाषा संस्कृत है और लिपि देवनागरी है दोस्तों। कुंभलगढ़ प्रशस्ति राजसमंद से 1460 ईस्वी की है। इस प्रशस्ति को वर्तमान में उदयपुर संग्रहालय में रखा गया है। कौन सी प्रशस्ति? कुंभलगढ़ प्रशस्ति। इस प्रशस्ति में बप्पा राहुल को ब्राह्मण वंशीय विप्रवंशीय बताया गया है। मेवाड़ के उद्धारक हमीर को इस प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानन कहा गया दोस्तों। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों ही क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बप्पा राहुल को बताया गया है ब्राह्मण वंशीय या फिर विप्रवंशीय, और मेवाड़ का उद्धारक हमीर को कहा जाता है, हमीर देव सिसोदिया को कहा जाता है, और इसने कहा गया है विषम घाटी पंचानन दोस्तों। ये जो शिलालेख है किस प्रशस्ति में कहा गया है तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। महाराणा कुंभे की विजयों को विस्तृत वर्णन करती है कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ से 1460 ईस्वी की है। इस प्रशस्ति में की जो रचना है वो अत्रि भट्ट ने आरंभ की थी, उसके पुत्र महेश भट्ट ने पूर्ण की थी। इसे जैन प्रशस्ति भी कहा जाता है। इस प्रशस्ति में हमीर, खेता, मोकल, कुंभा की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। इस प्रशस्ति में कुंभा को जो उपाधियां हैं सेल गुरु, राजगुरु, दान गुरु, छाप गुरु, हिंदू सुल्तान, राणो रासो आदि की जानकारी मिलती है दोस्तों। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज गोविंद जो गीत गोविंद का टीका है, चंडी शतक है आदि का उल्लेख मिलता है दोस्तों। इस प्रशस्ति में कुंभा द्वारा मंडोर में हनुमान जी की जो मूर्ति का लाने का तथा दुर्ग के मुख्य द्वार पर लगाने का उल्लेख कुंभा के समय इस प्रशस्ति को 1460 में अंकित करवाया गया था। इस प्रशस्ति में मंडोर से हनुमान जी की मूर्ति लाने का श्रेय कुंभा को दिया जाता है, और ये जो मूर्ति है ये दुर्ग के मुख्य द्वार पर लगाई गई थी। बीका स्मारक शिलालेख बीकानेर से 1504 ईस्वी में प्राप्त हुआ है। इस शिलालेख में बीका ने 3 रानियों की सती होने का उल्लेख मिलता है। बीका स्मारक शिलालेख। बीकानेर प्रशस्ति जूनागढ़ दुर्ग से बीकानेर 1594 ईस्वी की ये जो प्रशस्ति है जूनागढ़ के सामने राय सिंह ने अपने मंत्री करमचंद के निरीक्षण में लगवाई थी। इस प्रशस्ति के दोनों ओर जयमल और पत्ता की मूर्तियां लगी है दोस्तों। आमेर का लेख जयपुर से 1612 ईस्वी का है। कछुआ वंश की जानकारी देता है इस शिलालेख में। कछुआ वंश जो है आमेर के लेख में बताया गया दोस्तों, ये उन्हें रघुकुल तिलक कहा गया है। यहीं से मोस्ट ऑफ इंपोर्टेंट बन सकता है दोस्तों क्वेश्चन कि किस लेख में
जो बात करें तो आमेर के जो कछवा शासक हैं इनको रघुकुल तिलक कहा गया है। तो आमेर का जो लेख है ये इसमें कहा गया दोस्तों। जगन्नाथ प्रशस्ति जो कि उदयपुर से 1652 ईस्वी से प्राप्त हुई है, यह प्रशस्ति उदयपुर के जगदीश मंदिर में लगी हुई है दोस्तों। इसमें बप्पा से लेकर जगत सिंह तक के मेवाड़ शासकों की उपलब्धि का वर्णन मिलता है जगन्नाथ प्रशस्ति में, और हल्दीघाटी युद्ध का उल्लेख भी करती है जगन्नाथ प्रशस्ति। राज प्रशस्ति के बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ना चाहिए दोस्तों। राजमंद झील से 1676 ईस्वी की यह प्रशस्ति राजमंद झील के उत्तरी भाग में 9 चौकीपाल पर लिखी गई है। यह प्रशस्ति 25 शिलाओं लेखों पर रणछोड़ भट्ट के द्वारा लिखी गई है दोस्तों। संस्कृत भाषा में लिखी गई है और ये एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति है दोस्तों। इस प्रशस्ति में मुगल मेवाड़ के बीच संधि का उल्लेख, यह संधि जहांगीर व अमर सिंह के बीच में हुई थी। तो एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति राज प्रशस्ति। इस प्रशस्ति में मुगल मेवाड़ संबंध के बीच जानकारी जहांगीर व अमर सिंह जो कि राठौड़ राणा अमर सिंह जो कि मेवाड़ के महाराणा प्रताप के पुत्र थे। इस प्रशस्ति में राज सिंह जगत सिंह की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। इस प्रशस्ति में राज सिंह के समय विशद वर्णन है तथा इस प्रशस्ति में ही उल्लेख है कि राजसमंद झील का निर्माण अकाल राहत कार्य हेतु करवाया गया, जिसका 14 वर्षों में कार्य पूर्ण हुआ दोस्तों। वेदनाथ मंदिर की प्रशस्ति सीसाराम गांव उदयपुर से प्राप्त हुई है, 1719 ईस्वी की है ये जो प्रशस्ति। यह प्रशस्ति पिछोला झील के पास वेदनाथ मंदिर में स्थित है। इस प्रशस्ति के अनुसार हारित ऋषि के आशीर्वाद से बप्पा रावल ने ये राज्य स्थापित किया था दोस्तों। चित्तौड़ पर बप्पा राज जो है इनकी स्थापना का जो जानकारी देता है ये जो हारित ऋषि के आशीर्वाद से वेदनाथ प्रशस्ति में मिलता है। इसकी रचना है ये रूप भट्ट ने की थी। इस प्रशस्ति में संग्राम सिंह द्वितीय तथा मुगल सेनापति रणबाज खां के मध्य बांदनवाड़ के युद्ध की जानकारी मिलती है। तो संग्राम सिंह द्वितीय और बांदनवाड़ का जो युद्ध है ये रणबाज खान के मध्य हुआ था, जो कि हमें जानकारी मिलती है। राजस्थान में कई स्थानों से फारसी भाषा के भी शिलालेख मिले हैं, उनके बारे में अध्ययन करें तो अजमेर का फारसी लेख अजमेर से 1200 ईस्वी का मिला है। यह राजस्थान में फारसी भाषा का सबसे प्राचीन शिलालेख है। 2.5 दिन के झोंपड़े की दीवार पर लगा हुआ है। अजमेर का फारसी लेख बरबंद का लेख बयाना भरतपुर से 1613 ईस्वी का लेख शिलालेख के अनुसार अकबर की पत्नी मरियम उज़मानी की आज्ञा से अकबर ने यहाँ पर एक बाग व बावड़ी का निर्माण करवाया। ये जो भरतपुर का लेख है, बरबंद का लेख। नेक्स्ट बात करें तो दोस्तों पुष्कर का जहांगीरी महल का शिलालेख अजमेर से 1615 का प्राप्त हुआ है। और बात करें तो 10 जनवरी दोस्तों 10 जनवरी 1616 में ये वही जहांगीर है जिसने बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो आए थे, जो भेजे गए एजेंट थे टॉम स्रो, जिनको पनाह दी थी जहांगीर ने, जो कि 10 जनवरी 1616 में दी थी। उससे पहले की है ये जो शिलालेख है ये 1615 का है। दरगाह बाजार की मस्जिद लेख अजमेर से 1652 शिलालेख के अनुसार मस्जिद का निर्माण प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन की पुत्री तिलोकदी जो है इन्होंने करवाई थी। और ये जो बात करें तो शाहजहानी मस्जिद का शिलालेख अजमेर से 1637 ईस्वी का प्राप्त हुआ है। कनाती मस्जिद का लेख नागौर से 1641 ईस्वी का शिलालेख के अनुसार अनेक चौहान शासक मुसलमान भी बन गए थे। कनाती मस्जिद का लेख नागौर से प्राप्त हुआ है और इसके अनुसार अत्यधिक या फिर अनेक चौहान शासक क्या बन गए थे दोस्तों, मुसलमान बन गए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट। मकराना की बावड़ी का लेख नागौर से 1651 ईस्वी का है। इस शिलालेख में जाति प्रथा का बोध मिलता है दोस्तों। शाहजहानी दरवाजा का लेख अजमेर से 1656 ईस्वी का मिला है। अमरपुर का लेख नागौर से 1655 ईस्वी का मिला है। बकालिया का लेख नागौर से 1670 का। जामा मस्जिद का लेख मेड़ता नागौर से 1807 का। जामा मस्जिद का लेख भरतपुर से मिला है 1845 ईस्वी का। राजस्थान राज्य अभिलेखागार आयोग की स्थापना जयपुर में की गई दोस्तों। कब की गई तो 1955 में की गई, जिसका मुख्यालय 1960 में जयपुर से बीकानेर स्थानांतरित कर दिया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट तीनों चारों क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। राजस्थान राज्य अभिलेखागार की स्थापना
कब की गई, तो ये 1955 में जयपुर में की गई और इसका मुख्यालय स्थानांतरित 1960 में बीकानेर में स्थानांतरित कर दिया गया था दोस्तों। इस अभिलेखागार में उर्दू फारसी के लेख स्थित हैं। इसी के साथ जोधपुर संग्रहालय मारवाड़ रियासत के पुराने रिकॉर्ड, जिन्हें दस्तरी रिकॉर्ड कहा जाता है, ये रखता है जोधपुर संग्रहालय। यहाँ पर स्थित 1614 से 1949 ईस्वी के अभिलेख स्थित है दोस्तों। सांबर मस्जिद का लेख जयपुर में 1697 ईस्वी में इस शिलालेख के अनुसार औरंगजेब के शासनकाल में एक मंदिर की जगह शाह सब्ज अली द्वारा यहाँ पर मस्जिद बनाई गई थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट हमने अभिलेख और शिलालेखों के बारे में अध्ययन किया जो कि प्राचीन एवं प्राचीनतम थे। सबसे इम्पोर्टेंट जो जहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई मुहिम के साथ। आप हमेशा हमारे चैनल को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं सब में डाल दिया करो और कहा करो अपने दोस्तों से कि यार कम से कम सब्सक्राइब तो कर लें। नेक्स्ट बात करें ये एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।